स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आज एनसीईआरटी 9th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कशन करेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप है ना, इंडिया का फिजियोग्राफिक है ना स्वरूप कैसा है ना, ये जरा देखते हैं। ये 9th क्लास का एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर है ना। ये जरा रीड करते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। बिल्कुल अलग अलग लैंड फॉर्म्स है यहाँ, है ना। किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। अगर हम बिहार यूपी वाले एरियाज में रहते हैं, है ना, तो प्लेन एरिया है, क्या है, मैदानी एरिया है। यदि पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी हैं या हिमाचल प्रदेश है ना, जम्मू एंड कश्मीर में है ना, उत्तराखंड में है, तो ये कौन सा एरिया, ये पर्वतीय एरिया है। तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे, है ना। कश्मीर वैली है, बहुत सारी घाटी है ना। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां, अलग अलग प्रकार की जितनी भी लैंड फॉर्म्स है ज्यादातर पाई जाती है। जैसे पर्वत है ना, नॉर्थ में पर्वत है ना। मैदान उसके जस्ट नीचे में है। अगर मरुस्थल की बात की जाए तो वेस्ट में है, भारत के वेस्ट में। पठार बीच में, पठारी हिस्सा, द्वीप समूह भारत के साउथ में। अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, बंगाल की खाड़ी के जस्ट नीचे। उसके बाद उधर लक्षद्वीप है ना। विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं। अब भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषताएं, उनकी संरचना के बारे में जानेंगे, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके फीचर्स कैसे हैं, लैंडफॉर्म्स के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के शैलें पाई जाती है, जो रॉक्स है, चट्टानें पाई जाती है, जिनमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है। कुछ सेल खरी तरह मुलायम होती है, जिसका प्रयोग टेल्लकम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंग में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार के शेलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है? ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों है इतना वेरियस क्यों है? तो देखते हैं। अधिकतर विविधताएं शेलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती है। जो हमारे रॉक्स है बनने में अलग अलग प्रकार की, ये शेलों की वजह से होती है ना, चट्टानों की वजह से होती है। भारत एक विशाल भूभाग है ना, क्योंकि 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है ना। विभिन्न भूगर्भीय जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल जो काल है ना, एज है, उसके बारे में बोलता है, जिसने इसके उच्चावच रिलीफ्स के को प्रभावित किया है ना। कहीं पठार है तो कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, उसके बारे में कहते हैं। इसको बोलते हैं क्या, रिलीफ, उच्चावच। भूगर्भीय निर्माण है ना के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय है ना, अपरदन, इरोजन तथा निक्षेपण, डिपोजिशन और वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। आज भी होते हैं, हिमालय से जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, है ना, जैसे वायनाड में अभी हुआ है ना। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इस तरह की एक सर्वमान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक, है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी जो प्रपट्टी है, जिसको हम बोलते हैं ऊपर वाली प्रपट्टी, है ना, 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी, कुछ जो प्लेट है उससे बनी हुई है। ये प्लेट किससे बनी हुई है? रॉक से, चट्टानों से बनी हुई है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर, ऊपर और स्थित महाद्वीपीय शेलों के दबाव, है ना, जो कॉन्टिनेंटल जो शेल है, दो तरह के शेल है, ओशियन शेल है, जो महासागरीय शेल, और एक कॉन्टिनेंटल शेल के दबाव उत्पन्न होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी, पृथ्वी के अंदर में जो है ना ज्वालामुखी है, क्रियाएं होती है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को, है ना, 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये देखते हैं, जरा इस पर देखते हैं, थोड़ा पहले नजर डालते हैं। ये आप सारी प्लेट, एक प्लेट क्या कर रही है, दूसरी प्लेट आपस में आके जुड़ रही है ना, यानी यहाँ पे क्या होता है, कनेक्ट हो रहा है एक दूसरी प्लेट। अगर यहाँ पे देखें तो ये भी जुड़ रहा है और ये भी क्या कर रहा है, जुड़ रहा है दोनों। इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी प्लेट बोलेंगे, है ना। अभिसारी परिसीमा होगा। देखिए प्लेट है, प्लेट मेंटल का भाग है, यहाँ पे ये जुड़ता है तो क्या बोलते हैं, अभिसारी परिसीमा, है ना। यह है क्या, अपसारी, है ना। दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जा रहे हैं, इधर हो जा रहा है, एक इधर हो, तो बीच में खाई जैसा बनेगा, तो क्या हो जा रहा है, अभिसारी अपसारी परिसीमा बन जाएगा। और यहाँ क्या, रूपांतरित सीमा, एक ऐसे नीचे है, दो ऐसे स्लाइड में लाइन में है, ऊपर में है ना। ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो इसके बीच में खिसकने का जो है ना गति है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, रूपांतरित सीमा। 3 तरह की, अपसारी सीमा,
अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा और रूपांतरित परिसीमा। ये देखते हैं। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है, अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है, जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, जिसको क्या होता है, अपसारी परिसीमा का निर्माण करते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है तब या तो वे टकरा कर टूट सकती है ना, एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। कभी कभी वे एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज किसको बोलते हैं, ये वाली दिशा में, इसी को क्या बोलते हैं, क्षैतिज, अगर हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इंग्लिश में। और वर्टिकल की बात अगर, ये वाली हो जाएगी वर्टिकल, है ना, ऊर्ध्वाधर गति कर सकती है और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है ना। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया। आज जो भारत की स्थिति है, वो अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में वो किसका हिस्सा हुआ करता था, इसके बारे में, इससे हुआ करता था, सटा हुआ है, नहीं यहाँ पे ये इससे हुआ करता था, है ना, इसके बारे में कह देता है यहाँ पे। चट्टान इसका भाग है। तो हिमालय का जो आज भी है ना निर्माण हो रहा है, भारत की वर्तमान स्थलाकृति और विकास इस प्रकार की गतियों से प्रभावित है। विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी और भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित है ना, लेकिन कुछ प्लेटें अंदर भी पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा, गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, विशाल क्षेत्र में गोंडवाना का भाग कौन कौन था, जरा देखिए। भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। ये वाला भारत, अगर हम बात करें, इसकी बात करें, अफ्रीका की बात कर रहे हैं, दक्षिण अमेरिका पूरा ये वाला पार्ट, इधर अंटार्कटिका, और ये भारत, ये ऑस्ट्रेलिया किसका पार्ट हुआ करता था, गोंडवाना का पार्ट हुआ करता था, है ना। भूपट्टी के अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट, भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, नहीं लिखा हुआ, देखिए, कर दिया। इस प्रकार ऑस्ट्रेलियन की प्लेट की गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रभावित हुआ है। देखिए, उत्तर दिशा की ओर प्रभावित हुआ, है ना। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित 33 भू अभिनति की अवसादी चट्टानों, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, वलित होकर हिमालय और पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में विकसित हुआ। ये वाली पार्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। आज जो हिमालय का जो फाउंडेशन फॉर्मेशन देखते हैं, ये किससे है, एक जियोसेल इंक्लाइन की वजह से होता है। यहाँ बीच में क्या हुआ करता था, 33 सागर हुआ करता था, है ना, यहाँ पे 33 सागर हुआ करता था। ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, यूरेशियन प्लेट और ये वाली प्लेट, इंडो यूरेशियन प्लेट टकराई, दोनों के बीच में सेडिमेंट्री रॉक जो है वो ऊपर आ गया, है ना, इसका तब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। इसीलिए कहता है आज जो हम देखते हैं पश्चिमी एशिया वाला ये यूराल पर्वत माउंटेन्स, ये इसी का परिणाम स्वरूप है। आइए देखते हैं गोंडवाना भूमि के बारे में। ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम भाग, इसके उत्तर में अंगारा भूमि कहते हैं। उत्तर में कुआ वाले भाग को क्या बोलते हैं, अंगारा भूमि, नीचे को गोंडवाना लैंड। 33 के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी दक्षिण द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियां अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे बढ़ गया। इस प्रकार जल निक्षेप से निर्मित एक विस्तृत समतल भाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ, है ना। देखिए, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं, है ना, को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर अगर हम बात करें, जियोलॉजिकल तौर पर बात करें, तो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। भारत का ये निचले वाला जो पार्ट है, वो पृथ्वी का प्राचीनतम भाग माना जाता है। इसी भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हिमालय उत्तरी मैदान है ना, हाल में बनी स्थलाकृतियां भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग के अनस्टेबल वाला पार्ट है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति फोल्ड माउंटेन्स को दर्शाती है, युवा पर्वत है। इसमें ऊंचे शिखर, है ना, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से, है ना, बनने वाली कम पहाड़ियों चौड़ी घाटियों से बनी हुई है ना। तो इसकी बात कर रहा है ना। ये जो हिमालय का जो फॉर्मेशन देखे हैं, ये नवीन पर्वत श्रृंखला है। देखिए, काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर श्रेणी है, नीचे शिवालिक हिमालय है, इसके बाद यहाँ पे मैदानी वाला हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना, ये वाला, यहाँ पे कोसी नदी, ये सोन नदी, घाघरा, यहाँ पे गंगा नदी, यमुना नदी, इसके वाला जो एरिया है, ये मैदानी वाला हिस्सा है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र की घाटी, है ना, असम का मैदान यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे इंडस रिवर है सिस्टम।
तो ये क्या है, नवीन अवसादों के निर्माण से इसका फॉर्मेशन हुआ है। और इसके जो नीचे वाला पार्ट है वो गोंडवाना आग्नेय चट्टानों का हिस्सा है। मुख्य भौगोलिक वितरण देखिए, मुख्य जियोलॉजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है भारत का कितने वर्गों में किया गया है, देखिए जरा। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक किसकी बात करता है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ से लेकर है ना, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। उत्तर का मैदान नीचे हो जाएगा, ये उत्तर का मैदान है ना। प्रायद्वीपीय पठार या नीचे की बात कर रहा है, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का मरुस्थल एक पार्ट इसकी बात कर रहा है। तटीय मैदान यहाँ पे मैप के थ्रू दिखाएंगे तटीय मैदान। उसके बाद द्वीप समूह की बात कर रहा है। आइए देखते हैं, भारत के 6 वर्गों में बांटा गया है यहाँ पे, है ना। भारत की पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय समूह, द्वीप समूह। इसलिए कहते हैं बार बार एनसीईआरटी पढ़िए, हर चीज यहाँ पे दिया हुआ है ना। यह पामीर ग्रंथि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखलाओं है। कैसी पर्वत श्रृंखला है, वलित, है ना। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। देखिए अब यहाँ से लेकर ये ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे यहाँ तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। एक अत्यधिक असम अवरोधों से है। 24,000 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती थी, कि ऐसे एक अर्धवृत्त का ही निर्माण करती है, बात कह रही है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। और इस वाले एरिया की बात करें तो यहाँ चौड़ाई ज्यादा है, 400 किलोमीटर। यहाँ के एक नैरो एरिया बन जाता है, 150 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश तक। हाँ, यहाँ पे दिखाया, मैं आपको दिखाते हैं। तो 6 वर्गों में जो बांटा था वो कौन कौन सा वर्ग है, ये जरा देखते हैं। पहले क्या बोला है कि ये वाला पार्ट, जरा एक बार यहाँ पे देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है। देखिए ये है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद क्या है, उत्तरी मैदान, है ना। तो उत्तरी मैदान कौन सा है, देखिए ये है उत्तरी मैदान, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये है उत्तरी मैदान, दूसरा हो गया। फिर देखते हैं क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, है ना। ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला पार्ट यहाँ पे सारे क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार है पूरा। यहाँ पश्चिमी घाट नीचे में है, दक्कन का पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार है, मालवा का पठार है, यहाँ पे सतपुरा श्रेणी है, विंध्या श्रेणी, ये अरावली श्रेणी है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो अरावली भी काटी जा रही है ना, इसकी बात है। तो ये क्या है, पठार है आपका, है ना। उसके बाद किसकी बात किया, भारतीय मरुस्थल की बात करता है ना। ये वाला है भारतीय मरुस्थल है आपका चौथा, है ना। पांचवा है आपका क्या है, ये है तटीय प्रदेश, ये है। इधर है वेस्टर्न घाट, है ना। इधर क्या है आपका पूर्वी घाट, है ना। पूर्वी घाट यहाँ पे देखिए उत्तरी सरकार है, इस तट का नाम है, यह कोरोमंडल तट, है ना। ये है मालाबार तट, है ना। ये है कोकन तट, है ना। यहाँ पे एक गिर श्रेणी है, और ये श्रीलंका, ये अनाईमुडी, ये सब पर्वत श्रृंखला का नाम है ना। ये जरा देखते हैं। और सर छठा क्या बात करता है, द्वीप समूह के बारे में, है ना। तो द्वीप समूह की बात करें तो यह है द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना। यहाँ पे बात करें तो लक्षद्वीप है ना। ये भी क्या है, द्वीप समूह। तो छह आपको आगे समझ में, 6 कैटेगरीज में भारत को बांटा गया है ना, ज्योग्राफिकल दृष्टि से। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है ना। पूर्वी भाग ऊंचाई में अधिक विविधता है, जो पूर्वी भाग है इसका क्या है, अधिक ऊंचाई है, हालांकि चौड़ाई में कम है। अपनी पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या घाटियों में पाई जाती है ना। सबसे उत्तरी भाग स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं, जो सबसे ऊपर में है उसको हिमाद्री भी कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है ना। देखिए ये देश है और ऊंचाई दिया है और माउंटेन्स की तरफ से दिया है। तो नेपाल में सबसे, अगर बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है, 8,848 मीटर। आज भी इसका क्या हो, फॉर्मेशन हो रहा है, आज भी इसकी ऊंचाई बढ़ रहा है, अभी 50 हो गया है फिलहाल। ये कहाँ पे है, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा कहाँ पे है, भारत में, 8,598 98। तो भारत की सबसे ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है, कंचन, माउंटेन का नाम क्या है, कंचनजंगा, है ना, जो कि भारत में है। उसके बाद मकालू आपका कहाँ है, नेपाल में है। धौलागिरा नेपाल में है। भारत में दूसरा क्या है, नंगा पर्वत, है ना। उसके बाद अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत में है ना। कामेट आपका भारत में है। नामचा बरवा भारत में है। गुरु मंदता कहाँ पे, ये नेपाल में है ना? महान हिमालय की वलय की प्रकृति असममित है, सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, असम्मति है।
हिमालय के इस भाग को क्रोट ग्रेनाइट का बना है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है क्योंकि ग्लेशियर है यहाँ पे, बहुत सी हिमनदियों के प्रवाह होता है ना। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित क्या कहता है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित यानी कंप्रेशन तथा परिवर्तित शिलाओं से बना हुआ है, परिवर्तित डायनामिक शिलाओं से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच स्थित है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला ने कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू घाटियों में स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वत के बारे में देखते हैं। एटलस ने मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति भी राज्यों के नाम लिखे हैं। वहाँ के बाद हिमालयन रीजन में आपको बताना है कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हिमालयन स्टेट हैं उसके राजधानी कैपिटल्स के बारे में, उनके प्रमुख एरियाज के बारे में लोकेशन को आप एक मैप के थ्रू जरूर बनाएं। हिमालय के सबसे बड़े हैं उसके वहाँ के जो हिमालय से निकलने वाले फॉर्मेशन जितने भी नदी हैं है ना, उत्पत्ति होती है, उसके बारे में जरूर लिखा है। उससे आपको एरिया वाइज में है ना डिटेल से एनालिसिस होगा किसी भी चीज़ों के बारे में कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है ना। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। सबसे अगर बाहरी वाला बात नीचे वाला साउथ में तो शिवालिक हिमालय कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तो 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये मिट्टी, बाजरा तथा जलोढ़ मिट्टी परतों से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। वैसे देहरादून है ना, काली दून, पालटी दून प्रसिद्ध है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकृत को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब स्टेट वाइज के आधार पर इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रम से कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाएगा। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी नेपाल एवं हिमालय की तीस्ता यहाँ नदियों को असम हिमालय को सीमांकित करती है। तो जिन क्षेत्रों के बीच में नदी है उसके नाम पर रख दिया गया है ना। ठीक, आगे जरा दिखते हैं यहाँ पे क्या देते हैं, मीजो पहाड़ियाँ हैं है ना, ये नॉर्थ ईस्ट की बात है। ब्रह्मपुत्र की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है ना ब्रह्मपुत्र। बिहार वहाँ खंडगाच के बाद हिमालय दक्षिण की और एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय पहाड़ियों तथा श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शिल से बनी है, घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समुद्र श्रृंखला घाटियों के रूप में फैली पूर्वांचल पटकोई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। देखते उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तक इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय की गिरिपात में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों की निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान 2400 किलोमीटर की लंबी एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है ना। यह सघन जनसंख्या, यहाँ डेंसिटी पॉपुलेशन है वाला भौगोलिक एरियाज है। समृद्ध मृदा आवरण है यहाँ पे। पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है ना। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं। वितरिकाएं क्षेत्र के थ्रू दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है तथा अब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्द से मिलकर बना है। पंजाब का अर्थ पांच, तो आपका अर्थ पानी, 5 नदियों के से बना है। उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी मैदान को, उत्तर मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान को बहुत बड़ा भाग क्या है, पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम है, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज हिमालय नदियों से निकलती है। मैदान के इस भागों में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच। ये उत्तरी भारत के राज्य हरियाणा,
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम में विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है कि मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है। आकृतियों भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 वर्गों भागों में बांटा जाता है। यहाँ पे देखते हैं, विभाजित किया जाता है ना। नदी पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर है ना चौड़ी पट्टी में गुटिका का निर्माण करती है, निक्षेपण करती है, जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है ना। भाबर प्रदेश सभी सरिताएं एवं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है ना। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के ऊर्ध्वा राष्ट्रीय पार्क में स्थित ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोर का बना है। वे नदियां के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिकाएं जैसे आकृतियों को प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भंगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। बाहर वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है ना। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण और उपजाऊ गहन खेती के लिए आदर्श स्थिति है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में ही चर्चा करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाली स्थल है ना, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शिलाओं से बने हैं। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपोहा के कारण बना था तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग एक हिस्सा या पठारी भाग में चौड़ा तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उच्च प्रायद्वीप में पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम की यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मेरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र में के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ा लेकिन पूर्व में संकीर्ण नहरों है। इस पठार के पूर्वी विस्तार की स्थली स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है ना। और इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी तथा अफवाही छोटानागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों में श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी आंगलों का पठार है ना उत्तर में कचार पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये एक भ्रंश द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी एवं जयंतियां हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिर पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समानांतर स्थित है। वे सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थारघाट, भोरघाट तथा पालघाट को स्थिति ज्ञात करें। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिम घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण तक है ना। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा को टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई है ना उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे जैसे अनाई मुडी है 2695 मीटर है ना तथा डोडा बेटा है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय तथा जावेडी की पहाड़ियां स्थित है। इस ऊंची है ना ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा काई कोडाई के नाम जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी भागों में स्थित मानचित्र को ज्ञात करना है। मानचित्र के थ्रू बनाना है और सारे क्षेत्रों को दर्शाना है। प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है।
इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, जिसलिए इसके शेल आग्नेय एवं वास्तव में इन शेलों का समय के साथ साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरचित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा तक फैली है। भारतीय मरुस्थल। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। बालू के टिब्बों से ढका हुआ तरंगित मैदान। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लूनी नदी है राजस्थान की, है ना। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। कि भारतीय मरुस्थल का चित्र है। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं जैसलमेर में। तटीय मैदान के बारे में आइए करते हैं बात कोस्टल एरियाज के, कोस्टल प्लेन के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिम घाट तट पश्चिमी तो इस मैदान का 3 भाग है ना। पश्चिमी तथा अरब सागर के बीच स्थित है। संकीर्ण मैदान है, नैरो एरिया है। को 3 भागों में बता। उत्तरी भाग को कोकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नर मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के स्थित विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे बड़ी नदियां महानदी गोदावरी, है ना, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। ये उड़ीसा के महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है ना। आइए द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। आप पहले से ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं, 2 आइलैंड पाए जाते हैं। इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं, है ना। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से न बना है। पहले इनकी लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा येमेनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। 32 किलोमीटर। कावरत्ती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं, है ना। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ एक पक्षी अभयारण्य है ना। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों को श्रृंखला और ध्यान दीजिए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के आकार बड़ी संख्या में बहुल है तथा बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विश्वकृत के समीप स्थित है। अब यहाँ की जलवायु विश्वकृत तथा यहाँ घने जंगल से आच्छादित है ना। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है ना। है ना। यहाँ देखिए क्या दिया है। प्रवाल पोलिप एक कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्राणी है, जो सूक्ष्म समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है ना। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है ना। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल आइसक्रीम के टीले के रूप में निक्षेपित होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रवाल लोधिका, तटीय प्रवाल, वित्तीय तथा प्रवाल वलयी द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर द्वीप प्रवाल लोधिका अच्छा उदाहरण। प्रवाल वलयी द्वीप गोलाकार या हार्स-शू आकार वाली लोधिका होती है। यहाँ पे देखते हैं विभिन्न भूआकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे के पूरक और वे देश के प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं ना। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार मिला। पठारी खनिजों के भंडार हैं, जिस देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। और तटीय क्षेत्र में मत्स्य उत्पादन संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा हो,
इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। इस तरफ की बात अगर भारत की बात करें तो इधर भी कैसे अरब सागर से गिरा हुआ नीचे हिंद महासागर से ऊपर में किससे गिरा हुआ बंगाल की खाड़ी से। ये क्या है यहाँ पे, ये स्थल रहने वाला एरिया है। तो किसको बोलेंगे, इसको प्रायद्वीप पेनिनसुला बोलते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाले पर्वत संयुक्त का नाम क्या? पूर्वांचल, हिमाचल, उत्तराखंड। म्यांमार की सीमा को पूर्वांचल या हिमाचल उत्तराखंड आपको बताना है। उत्तराखंड तो होगा ही नहीं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट को क्या बोलते हैं? गोवा के पश्चिम में कोरोमंडल तट, कोकण तट, कन्नड़ तट, उत्तरी सरकार। बताइए क्या होगा? कोकण तट हो जाएगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? महेंद्रगिरी, अभी हम लोग ने पढ़ा था। इसका क्या हो जाएगा? पूर्वांचल हिमालय हो जाएगा, है ना। आपको बताना कि पूर्वांचल में कौन कौन सी दी जाती है। म्यांमार उसमें नहीं, इसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं आता है। अगर हम यहाँ पे हम बात करें ये वाला पार्ट की, इसको बोलते हैं पूर्वांचल, इस एरिया, इसमें अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट नहीं आता है। तो इस सारे सवाल को आपको सॉल्व करना है जो दिया गया है, और यहाँ पे मैप के थ्रू ये सारी चीज़ों को बनाना है। बार बार प्रैक्टिस करने से ही होगा। हाँ, तो ये 9th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर ट्रूथ है ना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।